हेलो दोस्तों, मैं दीप। मुझे भूत प्रेत की कहानियां बहुत पसंद हैं। मैं आज आपको बताऊंगा खंडार का रहस्य। खंडहर का रहस्य एक युवा जोड़ा आरव और नंदिनी रोमांच की तलाश में एक पुराने सुनसान खंडहर हुए घर तक पहुंचता है। घर के आसपास घना जंगल है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। आरव मजाक में कहता है, चलो एक रात यहाँ बिताते हैं। कहते हैं यहाँ आत्माएं रहती हैं। नंदिनी पहले हिचकिचाती है, लेकिन रोमांच के चक्कर में मान जाती है। दोनों घर में प्रवेश करते हैं। घर के अंदर मकड़ियों के जाले और पुरानी टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी हैं। एक हल्की सी ठंडी हवा उन्हें छूती है। घर में हर कदम पर फर्श चटकने की आवाज होती है। नंदिनी को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वह चुप रहती है। रात बढ़ती है और अचानक उन्हें एक महिला की धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। आरव आवाज के पीछे जाने का सुझाव देता है। नंदिनी डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे जैसे वे आवाज के करीब जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहां से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में केवल एक पुराना झूला है जो खुद ब खुद हिल रहा है। दीवारों पर खून जैसे धब्बे हैं। नंदिनी चीख पड़ती है। अचानक एक सफेद साड़ी पहने महिला प्रकट होती है। उसके चेहरे पर गहरा घाव है और आंखें लाल चमक रही हैं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। वह कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नंदिनी डर के मारे रोने लगती है। आरव उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला हवा में गायब हो जाती है। जिसका नाम कविता था, इस घर में कई साल पहले मारी गई थी। उसकी आत्मा अभी भी न्याय की मांग कर रही है। तभी किताब से खून टपकने लगता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी आरव अचानक नंदिनी की ओर मुड़ता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह भूतिया आवाज में कहता है, यहां से कोई नहीं जा सकता। नंदिनी को एहसास होता है कि आरव भी उस आत्मा के कब्जे में है। अगले दिन पुलिस को खंडहर में नंदिनी का फटा हुआ दुपट्टा मिलता है, लेकिन वहां किसी का कोई सुराग नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर साल कोई न कोई इस खंडहर में खो जाता है और कभी वापस नहीं आता। कुछ समय बाद एक और जोड़ा विवेक और सिमरन खंडहर के पास आते हैं और पुराने खंडहर के बारे में सुनी हुई भूतिया अफवाहों को नकारते हुए अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें यह महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक सिमरन को वही महिला दिखाई देती है जो नंदिनी और आरव से पहले मिली थी। सिमरन जोर से चिल्लाती है, लेकिन विवेक उसे चुप कराता है और कहता है कि यह सिर्फ उनका डर है। सिमरन को फिर से वही महिला दिखाई देती है जो पहले आरव और नंदिनी से मिली थी। महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है और सिमरन अचानक हड़बड़ी में कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन महिला की आवाज कहती है, तुम अब बच नहीं सकोगी। विवेक उसे पकड़कर कहता है कि वह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन सिमरन को यह सब सच लगने लगता है। सिमरन विवेक से कहती है कि यह घर शापित है और वे इसे छोड़कर तुरंत भाग जाएं, लेकिन विवेक उसे विश्वास दिलाता है कि यह सब मानसिक तनाव का परिणाम है। वे दोनों घर में एक और कमरा खोलते हैं जहां दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने निशान होते हैं। तभी अचानक दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है और कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। अचानक एक रहस्यमयी हाथ सिमरन के कंधे पर रखता है। वह मुड़ती है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। विवेक और सिमरन को अब समझ में आ जाता है कि यह खंडहर किसी और की नहीं, बल्कि कविता नामक महिला की आत्मा का घर है। उन्हें पता चलता है कि वह महिला अपने कत्ल का बदला लेने के लिए यह सब कर रही है। अचानक कविता की भूतियां आवाज पुनः सुनाई देती हैं, तुम दोनों को भी यहीं छोड़ दूंगी, तुम भी कभी बाहर नहीं जा सकोगे। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। सिमरन और विवेक किसी भी हालत में खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अब तक पूरी तरह से बंद हो चुकी होती हैं। तभी सिमरन विवेक से कहती है कि वह अब समझ गई है कि ये घर उन सभी की आत्माओं का कब्रिस्तान है जो कभी यहाँ फंसी थी। अचानक खंडहर के बीचों बीच एक अजीब रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं।
वह वही भूतिया महिला का रूप है जो अब दोनों को खींचने की कोशिश कर रही है। जब सिमरन और विवेक आत्मा से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, तभी सिमरन का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में वही लाल चमक दिखने लगती है और उसकी आवाज में वही महिला की आवाज सुनाई देती है, अब तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। दरअसल सिमरन खुद उस आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी और उसने विवेक को भी फंसा लिया था। अब वे दोनों इस खंडहर में हमेशा के लिए फंसे रहते हैं। अब जब सिमरन और विवेक पूरी तरह से फंसे हुए होते हैं, सिमरन की आंखों में वही डर और भ्रम दिखाई देता है। विवेक को अचानक एक पुरानी किताब मिलती है जो खंडहर में छुपी हुई थी। वह किताब एक मंत्र या जादुई तंत्र के बारे में बताती है जो इस शापित घर से मुक्त होने का एकमात्र तरीका हो सकता है। विवेक ने किताब को पलटते हुए उस मंत्र को पढ़ने का फैसला किया, लेकिन वह डरते हुए सिमरन से कहता है, यह एक आखिरी कोशिश हो सकती है, हमें भाग्य पर विश्वास रखना होगा। विवेक मंत्र का उच्चारण करता है और अचानक पूरा खंडहर एक अजीब रोशनी से भर जाता है। चारों ओर से एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होने लगती है। दीवारों से खून के धब्बे और दरारें गायब होने लगती हैं। वहीं सिमरन के चेहरे पर पहले वाली भयावह लाल चमक कम होने लगती है। अचानक कविता की भूतिया आवाज सुनाई देती है, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। लेकिन विवेक दृढ़ होकर मंत्र का उच्चारण करता रहता है। जैसे ही मंत्र खत्म होता है, एक भयंकर शोर सुनाई देता है और खंडहर में एक विशाल तूफान सा माहौल बन जाता है। कविता की आत्मा ने विकट चीखें मारी और फिर एक अंतर्निहित शांति का माहौल छा जाता है। सिमरन और विवेक को महसूस होता है कि उनका डर और घबराहट समाप्त हो गई है। कविता की आत्मा अब शांति में विदा हो चुकी है। एक हल्की सी हवा चलने लगती है और खंडहर की दीवारों से उजाला फैलने लगता है। अचानक खंडहर की दीवारों से एक पुराना फोटो फ्रेम गिरता है। वह फोटो वही है जिसमें कविता के अलावा और लोग भी नजर आ रहे थे। विवेक और सिमरन ने देखा कि उनमें से कुछ चेहरे बहुत परिचित थे। वे उन्हीं के पूर्वज थे। विवेक और सिमरन को यह समझ में आता है कि खंडहर के भीतर उनकी आत्माएं भी कभी शापित थीं और कविता की तरह अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं। अब उनका शाप खत्म हो चुका था और खंडहर से आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। वे अब जा सकते थे। विवेक और सिमरन खंडहर से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी में आते हैं। उनका डर और तनाव अब खत्म हो चुका होता है। वे दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया वह न केवल खतरनाक था बल्कि एक जीवन भर का पाठ भी था। वे अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अब इस खंडहर को छोड़ने का इरादा रखते हुए। कुछ महीने बाद विवेक और सिमरन खंडहर के रहस्य को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन विवेक को उस पुराने फोटो फ्रेम की तस्वीर में एक और चेहरा नजर आता है। वही महिला कविता अब भी उनकी तस्वीर के बीच में है। एक घबराहट महसूस होते हुए विवेक और सिमरन को लगता है कि यह खंडहर का साया अब तक उनके साथ है। लेकिन क्या यह उनकी कल्पना है या खंडहर का डर फिर से लौटने वाला है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित रहता है। यह अंत कहानी में एक अंतिम ट्विस्ट जोड़ता है जो दर्शकों को चौंका देता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या खंडहर का शाप सच में खत्म हुआ है या फिर उसे कोई और फंसा चुका है।